मैं सुमित राठी आप सभी के लिए लेके आ गया हूं दोस्तों एक फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स। दोस्तों ये कोर्स आपका आ चुका है। 1 मई से ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स आपका लाइव है। आप अनअकैडमी की ऐप पे जाके चेक कर सकते हो। मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे है, लिंक मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा। सो गाइज हरी अप, जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप को जाके एनरोल कर लेना बाय यूजिंग दैट लिंक। और जिन बच्चों के पास में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं है और वो जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, आप यूज करेंगे सुमित 10 कोड यूज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर। और कंप्लीट गाइडेंस का आपका जो जिम्मा होगा दोस्तों वो मेरा होगा, मेहनत आपकी होगी दोस्तों, गाइडेंस मेरा होगा और आपकी इससे सफलता जो है हम इंश्योर करेंगे। चलिए दोस्तों, होप यू आप सभी को मैं वहां पर देखूं। टेक केयर। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यार मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। थोड़ी देर पहले भी स्वागत करके गया था, फिर से स्वागत करने आ गया हूं। पहले आ जाता थोड़ा सा इशू था सर लाइट का। सो कोई बात नहीं, जैसा भी है अब कुछ कर नहीं सकते यार, जो चीज़ है फिलहाल वो है। सो लेट स्टार्ट द क्लास। जल्दी से क्लास शुरू कर देते हैं। तो यूपीएससी सीएसई 2020 हो 2021 हो, दोनों के लिए ही ये क्लास अपनी क्या है बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। 2020 और 2021 दोनों के लिए ही इस क्लास को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग कर भी रहे हो। सो दोनों ही एग्जाम के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 का और 20 दोनों का, है ना। सुमित 10 मेरा कोड है, रेफरल कोड है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट, है क्या। चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। जल्दी बता दूं दोस्तों, ये 2 मार्च से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था दोस्तों। आपका ये प्रोग्राम जो था बहुत अच्छा भी सक्सेसफुल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर यार अनअकैडमी पर भी आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो दोस्तों। टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो आपका किस अनअकैडमी पे आके आपको यूज़ करना पड़ेगा कोड सुमित 10। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ थ्रू आउट द प्रोसेस, आप यूज़ कीजिए सुमित 10 कोड, आपको ये कोर्सेज वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। आपने टॉपिक देखा था, अभी टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया आपने। टॉपिक क्या है? ओशियन एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। एसिडिफिकेशन का मतलब पता है? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। संदीप, ज्योत्सना, गीतांजलि, विनायक, पूजा, माही, रैना, नेहा, हिरंजन, सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आपको बता दूं मैं आज रात को 8 से 10 का 8 to 10 का प्रोग्राम चलने वाला है आपका। कहाँ पर पता है? अनअकैडमी पर, है ना। अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लास है। क्लास का लिंक अभी कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाएगा, वहां से जाओ, अपने आप को एनरोल कर लो ताकि क्लास जब शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्रोफाइल को फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। नहीं आई बात समझ में? सो क्लास जब ये खत्म होगी तो इसके कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उसका लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा। सो दोस्तों वहां पर देख सकते हो 8 से 10 जो है आपकी क्लास वहां पर आज होने वाली है अनअकैडमी के ऊपर। फ्री क्लास है, फ्री 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 फ्री। ओशियन एसिडिफिकेशन की मैं बात कर रहा था। यूपीएससी सीएसई 2020-21 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 मेरा कोड है दोस्तों, मेरा रेफरल कोड है। आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आपको 10% इससे क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पीच स्केल। मैं बात कर रहा हूं ओशियन एसिडिफिकेशन। दोस्तों एसिडिफिकेशन करने के लिए पहले मुझे एसिड और बेस में मतलब समझ में आना चाहिए कि एसिड क्या होता है, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि बेस क्या होता है। क्षार और अम्ल, एसिड को क्या बोलते हैं हम? अम्ल। और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका क्षार, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। सो क्या होता है एसिड, क्या अम्ल होता है? देखो एसिड और अम्ल को मापने के लिए हमारे पास एक स्केल होता है, जिस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाने के द्वारा ही हम क्या करते हैं दोस्तों, आपका हम मेजर करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी। कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिड होगा, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। क्या आयन ज्यादा है दोस्तों? हाइड्रोजन, H आयन ज्यादा है। अगर वो क्षार है दैट मीन्स उसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है। नहीं आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। मैं कह रहा हूं कि अगर एसिड है तो उसका मतलब H ज्यादा है, और अगर बेसिक है तो उसमें OH ज्यादा है। OH किसको इंक्रीज करते हैं? बेसिसिटी को। और एसिडिटी को कौन इंक्रीज करता है? आपका हाइड्रोजन एटम। बात आ गई समझ में? सो इसी को हम मेजर करते हैं थ्रू दिस पीएच स्केल। सो द पीएच स्केल जो है इज मीजर ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज। भाई कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी आपका मिश्रण है मेरे पास, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? उसी को हम जानते हैं आपका पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल हमें इसी प्रकार का एक पीएच स्केल एक मापक है जो हमें माप के देता है, ये मेजर करके बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। उसी के मापन को हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? उसी को हम बोलते हैं पीएच स्केल।
इस पीएच स्केल में वैल्यू होती है, पता है आपको इस पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, वैल्यू होती है। कैसे मैं बताता हूं। ये पीएच स्केल जो है ये वैल्यू इंडिकेट करता है 0 से लेकर 14 तक, 0 से 14 तक होता है। एक लॉगरिथमिक टाइप स्केल होता है आपका ये, और बीच में होता है 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, ना तो भाई नेगेटिव, ना तो एसिडिक, ना बेसिक। लेकिन आप इधर से इधर चलोगे, से 6 5, इधर चलते हो 4, इधर चलते हो 3, इधर चलते हो 2, इधर चलते हो 1, और फिर ये। तो ये क्या होता है दोस्तों, आप जैसे जैसे इधर आओगे तो आप किधर की तरफ चल रहे हो, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द एसिडिक मीडियम, है ना। देखो ये है 0, है ना, और ये क्या है आपका 14, बीच में क्या है 7, 7 क्या है न्यूट्रल है, ठीक है, 7 न्यूट्रल है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, आप इधर जा रहे हो बेसिक की तरफ। ऐसे आप इधर से इधर चलोगे तो यहाँ पर जैसे जैसे इधर जाते हैं तो मामला एसिडिक होता जाता है, अम्लीय होता जाता है। और अगर आप इधर से इधर जाते हो 7 8 9 10 11 12 13 14, जब आप इधर से इधर जाते हो तो आप किधर की तरफ जा रहे हो, आप बेसिक की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जा रहे हो आप तो माध्यम अम्लीय हो रहा है, इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है दोस्तों, आपका क्षारीय हो रहा है। सो पीएच स्केल, ये स्केल जो है इससे इसको मेजर करते हैं, इस पे 0 से 14 का होता है। मैंने बताया 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक और ना ही क्या होगा दोस्तों, वो बेसिक होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो अब पीएच लेस देन 7, अगर पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज नोन एज एसिडिक, उसको एसिडिक कहा जाता है। और एक पीएच विच इज ग्रेटर देन 7, जो 7 से ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, बेसिक बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, बहुत अच्छे सर। इट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन है, मैंने बताया ना किस पर बेस्ड होता है, हाइड्रोजन। अगर वो इधर चल रहा है मतलब उसकी वैल्यू इधर की तरफ ज़्यादा, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रखे हैं, क्या ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन। और अगर इधर है तो इसमें क्या ज़्यादा हो रखा है आपका, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब पीएच वैल्यू डिक्रीज एज द हाइड्रोजन आयन लेवल इंक्रीज। भाई जैसे जैसे मैं हाइड्रोजन इंक्रीज करूंगा, ठीक है, ये मेरा हाइड्रोजन है। अब मैं हाइड्रोजन जैसे जैसे किसी मीडियम के अंदर, किसी लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, तो दोस्तों वो क्या किस में बदलने लगेगा आपका, जैसे जैसे इसका लेवल इंक्रीज होगा तो वो आपका हाइड्रोजन लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, तो आप ये मान के चलो आपकी जो पीएच है वो डिक्रीज होने लगेगी। पीएच डिक्रीज होने लगेगा मतलब वो 7 से नीचे जाने लगेगा, और जैसे जैसे वो 7 से नीचे जाएगा तो उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी, मीडियम एसिडिक होने लग गया है। अब एसिडिक देखो, एसिडिक होने का मतलब क्या है कि 7 से कम, ऐसा नहीं है। अगर मान के चलो मैं बात करता हूँ ये 9 है कि कोई मीडियम, और अगर हम उसमें हाइड्रोजन आयन बढ़ाते हैं तो वो मूव करने लगेगा किधर की तरफ, 7 की तरफ, फिर इधर। तो मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अपनी बड़ी वैल्यू से छोटी, अगर देखो यहाँ पर कोई 9 पे हो, 10 पे हो, 15 पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे पास लॉगरिथमिक स्केल है ना, सपोज बहुत आसान चीज़ है, 0 है, ये है 14, है ना, बीच में है वैल्यू 7, कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ 8 पे था कोई, या 9 पे था, या 10 पे था, लेकिन इसके अंदर हमने हाइड्रोजन ऐड करने स्टार्ट कर दी, तो ये यहाँ चलता गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सपोज करता हूँ मैं पहले यहाँ की बात करता हूँ, इसकी वैल्यू आ गई 8। सो 8 के ऊपर क्या इसको एसिडिक बोलेंगे, हाँ, जो ये प्रक्रिया है ना इसको हम बोलेंगे एसिडिफिकेशन। इसको एसिडिक नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये जो प्रक्रिया है इसको बोलेंगे एसिडिफिकेशन, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। इधर आएगा जब 8 से 7 पे आएगा, 7 पे आने पे तो वो न्यूट्रल हो रहा है ना, तो क्या आप उसको बोलोगे एसिडिक, देखो उसको मीडियम को तो बोलेंगे न्यूट्रल, लेकिन हाँ इस प्रक्रिया को, क्योंकि जो वैल्यू घट रही है पीएच स्केल में, उस घटने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम एसिडिफिकेशन। मैं क्या कह रहा हूं, हमें बात करनी है ओशियन एसिडिफिकेशन की, ठीक है। तो एसिडिफिकेशन क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो समुद्र का जो पीएच है वो घटता है। अब कितना घटता है ये मैटर नहीं करता, वो पूरा घट के क्या होता है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि हाँ वो घटता है। मतलब आप जब हाई वैल्यू से कम वैल्यू की ओर जाओगे ना पीएच स्केल में, तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण। अब भले ही वो माध्यम क्या हो आपका, क्षारीय हो। नहीं आई बात समझ में तो आएगी भी नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर से एक बार समझा सकता हूँ, बस यही कर सकता हूँ, ठीक है। 7 है, 0, इधर क्या है दोस्तों 14, यहाँ से शुरू किया मैंने कितने से, 7 से, है ना। मैं कह रहा हूँ मान के चलो कोई यहाँ पर है, मतलब 11 पे है, और उसकी आपने घटा के कितनी कर दी, घटा के मान के चलो 8 कर दी। भाई 11 से 8 पे आया ना, तो 8 पे है तो अभी भी वो क्या है, 7 के इधर है तो अभी भी बेसिक है ना, क्षारीय है, 7 के इधर तो क्षारीय होता है। लेकिन ये जो इधर से इधर आने की प्रक्रिया, इसको बोलोगे क्या, एसिडिफिकेशन, अम्लीयकरण। मतलब जो पीएच में वैल्यू घटती है ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अम्लीयकरण। अब ओशियन में भी ऐसा ही हो रहा है। वैसे तो ओशियन का सारा वाटर अभी भी बेसिक है, क्योंकि नमक ज़्यादा है ना उसके अंदर, हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है, तो अभी जो ओशियन है उसकी सैलिनिटी तो ज़्यादा ही है, सैलिनिटी जो है उसकी बेसिक की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, वो सलाइन है, बेसिक है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपका हाइड्रोजन आयन उसमें जैसे से ऐड होता जा रहा है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो
हो रही है पीएच स्केल पे, और उसको हम बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि पूरा ओशियन एसिडिक हो गया, मतलब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि पूरे ओशियन का जो पीएच है वो 7 से कम हो गया ना। ये एक प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे जो है उसकी वैल्यू घट रही है पीएच स्केल के ऊपर। समझ में आई बात? क्लियर है? अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 4, देखो अगर कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू है 4 और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू कितना है 5, ठीक है, सो दिस पीएच वैल्यू 4 जो है दिस इज 10 टाइम मोर एसिडिक देन द पीएच 5। ये जो पीएच 4 होगा ये 10 गुना ज्यादा एसिडिक है किससे? पीएच 5 से, है ना। अगर मैं बात करूं पीएच 3 की तो ये जो पीएच 3 है ये 100 गुना ज़्यादा एसिडिक है किससे? पीएच 5 से। अगर मैं बात करूं पीएच 2 की तो ये 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक अम्लीय है, और अगर मैं बात करूं पीएच 1 वैल्यू की तो ये 10,000 गुना, और अगर मैं बात करूं 0 के ऊपर आके तो वो 1,00,000 गुना ज़्यादा एसिडिक है। 10-10 का इंटर जो है गैप यहाँ पर वो आता रहता है, ठीक है। ये हो गया पीएच स्केल। मीनिंग ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन, दोस्तों एक क्लास इससे पहले हो चुकी है, आप लोग को अगर ना पता हो तो मैं बता रहा हूँ, उस क्लास को जाके कर लेना। मीनिंग ऑफ ओशियन, मैंने जैसा बताया, देखो एसिडिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हम ये बताते हैं कि हाँ वैल्यू घट रही है किसी भी पीएच स्केल में, आप कहीं पर भी हो, ठीक है, आप भले ही 14 पर क्यों ना हो, आप ऐसे बिल्कुल अमल हो, ठीक है, आप बिल्कुल क्षारीय हो, अमल हो ही नहीं, है ना, एसिडिक नहीं हो, आप बिल्कुल बेसिक हो, 14 पे वैल्यू। लेकिन अगर मैं 14 को घटा के अगर 13 करता हूं ना तो इस प्रोसेस को भी हम एसिडिफिकेशन कहते हैं। सो एसिडिफिकेशन रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ द पीएच वैल्यू फ्रॉम वन स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट में आपका पीएच वैल्यू पे, पीएच स्केल पे वैल्यू ज्यादा था और लास्ट में आते आते अगर पीएच का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब इसको हम बोलेंगे ओशियन एसिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे गाइस? ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन ये कैसे होता है तो मैं अभी बताऊंगा। देखो हमारे उसमें ओशियन के अंदर ये समुद्र है, सतह से यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। मैंने बताया था ये है ओशियन एयर वाटर इंटरफेस। ये क्या है दोस्तों? आपका एयर वाटर इंटरफेस। तो जहाँ एयर वाटर इंटरफेस होता है ना, इससे ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो है वो एटमॉस्फेयर में आती है। हमने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया है। मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैस में, अगर आपको याद हो तो हो क्या रहा है, देखो दोस्तों ये था ओशियन। अब इस ओशियन के अंदर में ऊपर से एनवायरनमेंट से आपका कार्बन डाइऑक्साइड लगातार गैस ही एब्जॉर्ब कर रहा है। कहाँ से कर रहा है एब्जॉर्ब पता है आपको? एयर वाटर इंटरफेस। हवा और पानी की जो सतह है ना, वहाँ से लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जा रही है। अब ओशियन के अंदर घुल रही है। अब ओशियन के अंदर घुलेगी तो क्या होगा, अभी तो बताऊंगा, केमिस्ट्री भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना याद करो कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में घुल रही है, समुद्र के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं। हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहे हैं मतलब समुद्र का पानी कैसा होता जा रहा है आपका? एसिडिक होता जा रहा है, ठीक है। एसिडिक मतलब एग्जैक्ट वो एसिडिक नहीं हो गया, बस वो प्रक्रिया है, वैल्यू घटने लगती है, उसको हम बोलते हैं क्या? एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन रेफर टू द रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ओशन वाटर ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम कॉज्ड बाय प्राइमरली अपटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि ओशियन का पहले पीएच ज्यादा था और अब पीएच थोड़ा घट गया है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है ओशियन एसिडिफिकेशन का मतलब कि ओशियन के वाटर का पीएच 7 से नीचे आ गया, नहीं। उसका मतलब ये है एक स्टार्टिंग पॉइंट से, और अब क्या हो गया वो दोस्तों? घट गया। उसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज ओशियन एसिडिफिकेशन। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ यार गाइस, समझ में आ रही है बात आपको, नहीं आ रही? ठीक है, जल्दी बताओ। अब अगर आप कुणाल सिन्हा अच्छे से देखो, यहाँ पर ध्यान दो, आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। एंड यूपीएससी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज, ये जो आपका इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइन है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। न समझ में आया बात? सो प्रेजेंट ओशन एसिडिफिकेशन, जो अभी वर्तमान में ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है। आज से अगर मैं 300 साल पहले बात करूं तो 300 साल पहले ओशन एसिडिफिकेशन, भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं थी। कार्बन डाइऑक्साइड तो अब बढ़ी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया हमारे पास? इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से हो गया दोस्तों? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इस बात से क्लियर हो कि नहीं हो? भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ना हमने, औद्योगिकरण किया है, तो औद्योगिकरण की वजह से अपने पास क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और उसी की वजह से दोस्तों क्या हो रहा है आपका गाइज? उसी की वजह से जो ओशियन का जो वैल्यू है, पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और उसी डिक्रीज को हम क्या बोलेंगे? तो जरूरी नहीं है कि मैं जब बोलता हूं ओशन एसिडिफिकेशन तो आप ये समझो कि ओशन का वाटर एसिडिफाई हो गया, पूरा एसिड बन गया, पीएच वैल्यू 7 से कम आ गई। नहीं, ओशियन का वाटर कभी भी एसिडिक नहीं हो सकता, कभी भी। लेकिन हम फिर एसिडिफिकेशन क्यों कह रहे हैं? एसिडिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें
इनिशियल वैल्यू से जब हमने पीएच चेक किया था वो ज्यादा था, लेकिन अब जो है वो वैल्यू क्या होगी, कम। अब वो कुछ भी हो सकता है, मान लो इनिशियल वैल्यू थी 14, अब कम होके कितना हो गया 13, तो ये पहले से वैल्यू घट गई है। हालांकि 13 भी बेसिक है और 14 भी बेसिक है, भले ही बेसिक रहे ना, लेकिन वैल्यू पहले से कम हुई, इसको हम क्या बोल देंगे, एसिडिफिकेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, सी वाटर केमिस्ट्री देखते हैं। देखो क्या होता है, मैंने क्या बताया, हमारा देखो यहां से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है इसमें। चलिए मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं इसमें, नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। मैंने क्या बोला कि यार यहां से सिंपल सी बात ये हो रही है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो रहा है, यहां से डिसॉल्व हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, CO2 मिल गया। अब जब ये CO2 H2O में मिलता है तो क्या बनाएगा बताओ भाई, H2O में मिलेगा तो सिंपल सी बात है ये क्या बनाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, आप क्या बताओगे, देखो जल्दी से बता देता हूं मैं आपको। CO2 प्लस H2O मिला। अब देखो सिंपल है, लिखते जाओ, कितना हो गया भाई, H2, H के तो 2 हैं भाई, H2 है 2 हो गया, और एक C है, और O3, O कितने हैं 3, तो H2CO3। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। पहली बात तो नाम ही लग गया इसमें एसिड, तो ये क्या होगा, इस कार्बोनिक एसिड से पानी जो है वो अम्लीय होता जाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर क्या करता है पता है, ये फर्दर दो चीज़ों में डिसइंटीग्रेट होता है, एक तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ये, और एक क्या करता है HCO3 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं आपका बाई कार्बोनेट आयन। ये बन गए, ठीक है, एक तो H3 और एक क्या हो गया आपका ये, डन। ये बात क्लियर है आपको दोस्तों, दो चीज़ें बनाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये पड़ा है, इससे ओशियन में, ओशियन की जो एसिडिटी है वो क्या हो रही है दोस्तों, आपकी बढ़ रही है। ठीक है, ओशन की क्या हो रही है दोस्तों, इससे एसिडिटी बढ़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, फिर आता है H2O, तो CO2 प्लस H2O अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या बनता है मेरे पास, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब ये H2CO3 फिर से टूट जाता है दो भागों में, H पॉजिटिव और दूसरा क्या है CO3H नेगेटिव, एक नेगेटिव है ना, अभी हो गया। अब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मीडियम एसिडिक। पहले लेस एसिडिक था, अब ज़्यादा एसिडिक होने लग गया। देखो पहले ऐसे वाइट कलर में दिखाया हुआ है ना, तो पहले लेस एसिडिक था, अब क्या हो गया, ज़्यादा एसिडिक। अब ज़्यादा एसिडिक होगा तो एक काम और होगा, देखो ये H+ आयन दिख रहे हैं आपको। अब जितने H+ आयन होंगे तो समुद्र के अंदर में ना कार्बोनेट आयन उपस्थित होते हैं, CO3 2 नेगेटिव, इनको हम बोलते हैं कार्बोनेट आयन। देखो ये दिख रहे हैं, ये कार्बोनेट आयन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बेसिक है। तो जब एसिडिटी बढ़ेगी तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हो ना, ताकि एसिडिटी को समाप्त करो। तो जैसे ही पानी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, H+ आयन बढ़ते हैं, इंक्रीज होती है इनकी कॉन्सेंट्रेशन। CO3 2 नेगेटिव जो हमारे पास कार्बोनेट आयन है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यार चलो क्यों ना इससे कंबाइंड करके ना इसको न्यूट्रलाइज किया जाए, और ये भी इससे मिलने लगते हैं और इनसे क्या बनने लगता है, HCO3 नेगेटिव, है ना। कार्बोनेट आयन किस में कन्वर्ट होने लग गया दोस्तों, आपका बाई कार्बोनेट आयन के अंदर। अब इसका भी प्रभाव क्या है मैं बताता हूं। ये जो CO3 2 नेगेटिव दिख रहा है, ये वो मेन चीज है जिससे जो समुद्र के जीव है अपना स्केलेटन बनाते हैं। ये कैल्शियम का सोर्स है, ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम का सोर्स है। अगर ये कैल्शियम का सोर्स है तो जब यही डिप्लीट हो जाएगा, अब देखो कैल्शियम का सोर्स किस में बदलने लगा, ये इसमें बदलने लग गया। और आपको पता है दोस्तों ओशियन की केमिस्ट्री कैसे चलती है, पता है ना। देखो मैं जस्ट इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ओशियन के अंदर क्या होता है, बॉटम लेवल पर क्या होता है दोस्तों, बॉटम पर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, जीव है। अब इनको कौन खाता है भाई, जू प्लैंक्टन। तो जो जू प्लैंक्टन होते हैं ये क्या होते हैं, जीव होते हैं, दे आर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म। अच्छा ऑर्गेनिज्म है तो इनको क्या होगा, अपना इनका कंकाल होगा, इनका स्केलेटन होगा ना। और उसके लिए क्या जरूरत होगी आपका बताओ दोस्तों, उसके लिए जरूरत होगी आपका कैल्शियम की। इस कैल्शियम का सोर्स क्या होता है पता है, CO3 2 नेगेटिव, इनको हम बोलते हैं आपका कार्बोनेट आयन। इस कैल्शियम की सोर्स क्या होता है आपका, कार्बोनेट आयन। तो समुद्र के अंदर में जितने भी जीव होते हैं वो कार्बोनेट, मतलब अपनी हड्डियों के लिए कैल्शियम कहाँ से लेके आते हैं, कार्बोनेट आयन से। अब ये कार्बोनेट आयन जो था ये तो शहीद कर रहा अपने आप को, क्यों कैसे शहीद कर रहा है, मैंने बताया ना। ये बाई कार्बोनेट जो कार्बोनेट आयन था CO3 2 नेगेटिव, ये अपने आप को हाइड्रोजन से जोड़ के क्या बना रहा है, HCO3। ठीक है, ये बना रहा है HCO3, इसको बोलते हैं क्या आपका बाई कार्बोनेट आयन, ये है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट आयन जो अपने आप को बदल रहा है किसमें, इसमें। अब इस कार्बोनेट आयन से जू प्लैंक्टन अपनी हड्डियां बना रहे थे, अब ये इसमें बदल जाएगा तो हड्डियां कहां से बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो सबसे बड़ा नुकसान जो होने वाला है क्या, कि जो जू प्लैंक्टन है वो अपना स्केलेटन नहीं बना पाएंगे। जो कोरल रीफ होती है हमारी, है ना, मैंने याद है आपको कोरल रीफ बताया था मैंने। तो कोरल रीफ के अंदर क्या होते थे, यहां पर याद करो हमने बताया था कोरल पॉलिप्स।
कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं? जीव होते हैं, इन्हीं के ऊपर जूजेंथेला बैठता है और उसी से क्या बनता है आपका कोरल रीफ। तो जितने भी समुद्र के अंदर में जो आपके कैल्शियम से जो शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी शेल नहीं बना पाएंगे, इसका मेजर इम्पैक्ट है। दोबारा देख लो, सिंपल सी बात है, H2O प्लस CO2 क्या बना रहा है आपका दोस्तों? ये बना रहा है आपका H2CO3, कार्बोनिक एसिड हो गया। अभी H2CO3 जो है इट विल फर्दर डिसइंटीग्रेट इनटू H पॉजिटिव और CO कितने H पॉजिटिव में जाएगा और HCO3 नेगेटिव, एक हो गया, ऐसे बन जाएगा। अब ये जो देख रहे हो आप, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव समुद्र के अंदर होते हैं। आप पूछोगे सर ये कहाँ से है, तो ये समुद्र में भरपूर मात्रा में होते हैं। ये फिर से क्या बना रहा है आपका HCO3 नेगेटिव। अब ये H3O नेगेटिव, ये किसी काम के नहीं है, यूजलेस है भाई। समुद्र के अंदर में कार्बोनेट आयन का इस्तेमाल करके आपका जो शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने शेल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं दोस्तों? वो अपने शेल बनाते हैं, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। बात आ रही समझ में आपको? चलिए ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे। तो यही आपको डिस्कस करना था यहाँ से, है ना। सो यही प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओशन एसिडिफिकेशन। गाइस क्लियर है ये बात? सी वाटर, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल रहा है, मिक्स हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है किसके अंदर? वाटर। CO2 प्लस H2O क्या बना दिया? H2CO3। और इससे क्या होगा? इस H2CO3 में से H अलग से निकल जाएगा, CO3 अलग से आ जाएगा, CO3 नेगेटिव। अब ये जो H है ये फर्दर, ये आपका, आप सोचोगे सर ये कहाँ से आया? दोस्तों ये ओशियन वाटर में वैले ही होता है, समुद्र के पानी में होता है। और इसी का इस्तेमाल करके समुद्र के अंदर जितने जो शेल बना के रहते हैं ना अपनी, तो जो शेल बना के रहते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपका कैल्शियम कहाँ से लेते हैं? वो कैल्शियम यहीं से तो लेते हैं, CO3 नेगेटिव। दिस इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर दिस शेल मेकिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये कार्बोनेट आयन अपने आप को हाइड्रोजन के साथ मिला के किस में बदल रहा है? बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये तो अच्छी बात है, गलत है? गलत बात है ना। फिर ये जो शेल फॉर्मिंग एनिमल्स हैं ये अपना शेल कहाँ से बनाएंगे? सो इसीलिए देखो इधर, अगर मैं ये देखूँ, देखो लाइट कलर से दिखाया ना, ये लेस एसिडिक मीडियम है, ये ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनके शेल देखो कितने अच्छे से बने हुए हैं ना, अच्छे से। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो, जैसे जैसे मीडियम एसिडिक हो रहा है, इनके सेल देखो कितने डिफॉर्म्ड हो रहे हैं, है ना। ऐसे हो रहे हैं जैसे मरीज जो कुपोषण के शिकार हो गए हो, और धीरे धीरे इनके सेल पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मराइन ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से प्रभावित होता है, ये इसका सबसे मेजर इंपैक्ट है, याद रखना आप। और यही बातों को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। क्या होगा जब CO2 डिसॉल्व होगा, इधर देखो लिखा हुआ है मैंने, तो इससे क्या बनेगा? पानी के साथ डिसॉल्व होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? अपने में से हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेगा, और ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? जो समुद्र के अंदर ये कार्बोनेट, याद रखना ये कार्बोनेट आयन समुद्र में प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी। ये हाइड्रोजन आयन जो कार्बोनिक एसिड से निकला है ये इसके साथ मिलेगा और ये क्या बना देगा? बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट कोई काम का नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट द सी वाटर इज एक्सट्रीमली रिच इन द डिजॉल्व्ड कार्बोनेट मिनरल। देखो अभी बहुत ज़्यादा कार्बोनेट है, ऐसी बात नहीं है, कार्बोनेट जो है ना ऐसा बहुत है, अभी बहुत प्रेजेंट है। लेकिन तुम लगातार अगर CO2 जोड़ते ही रहे, ऐड करते रहे, तो एक दिन तो दिक्कत आ ही जाएगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसीलिए कि ओशन एसिडिटी इंक्रीज, कार्बोनेट आयन क्या करता है? जैसे जैसे ओशन की एसिडिटी, ठीक है, ओशन की एसिडिटी बढ़ती है, जैसे जैसे, अब एसिडिटी कब बढ़ेगी? जब आप उसमें CO2 ऐड करोगे। तो जब जब CO2 ऐड करोगे तो उसमें आपका जो कार्बोनेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन फॉल करेगी। इफेक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन यही है, देखो मैंने बता दिया। CO2 जो है इससे क्या होता है आपका बेसिक जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है वो क्या होता है? मैंने बता दिया आपका कि जो सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे बड़ी बात। वैसे तो आपको पता है जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, पानी के अंदर बढ़ेगा, उससे क्या होगा? आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उससे बाद क्या होगा दोस्तों आपका बताओ? यहाँ पर एल्गल ब्लूम होगा, ठीक है, एल्गल ब्लूम होगा, उससे क्या होगा? फिर डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, जिसको हम बोलते हैं आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी। तो वो फिर फर्दर वो चीज़ बढ़ती जाती है, तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑर्गेनिज्म मरेंगे तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक विशेष साइकिल है जो आपका दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होगा दोस्तों, जो मैंने आपको बताया, और वो क्या है कि ये जो इससे एब्जॉर्ब करते हैं तो बाइकार्बोनेट आयन जो है, जो कार्बोनेट आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन में बदलने लगते हैं। और जो बाइकार्बोनेट आयन में अगर वो बदलेंगे तो फिर दोस्तों जो शेल फॉर्मिंग है ना उनको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके उपाय क्या है, कैसे रोको? सर इसका उपाय एक ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कम कर दो, सिंपल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? वो ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग के अंदर हम पूरा पढ़ चुके हैं, है ना, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। समझ में आई बात आपको? सो ये था आपका कंप्लीट, है ना।
तो मैंने यहाँ पर बताया डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द कार्बोनेट आयन मेक इट्स अवेलेबल मोर डिफिकल्ट फॉर द मराइन कैल्सीफाइंग। जो मराइन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म है ना, साउंड नहीं आ रहा क्या यार? यहां से तो सब क्लियर है यार, यहां से सब क्लियर आ रहा है। जिनको साउंड नहीं आ रहा क्या करें बताओ? जिनको साउंड नहीं आ रहा ठीक है, अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि क्लास अभी ख़त्म ही करने वाले हैं हम। साउंड आ रहा होगा ऐसी बात नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, जो मराइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उनके लिए जो वो कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म है, उनको अपनी शेल बनाने के लिए कैल्शियम नहीं मिलेगा। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। ठीक है, एक छोटा टॉपिक था दोस्तों। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनअकैडमी की फ्री क्लास जो है मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। जिन बच्चों को प्लस ज्वाइन करना है मिशन यूपीएससी 2021 के लिए, वो मेरे को यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फ्री क्लास जो आज 8 से 10 आपकी होने वाली है अनअकैडमी के ऊपर, है ना। लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, रजिस्टर कर लो, वहाँ पर जाओगे सुमित या @सुमित राठी 3 से फॉलो करो, मैं मिल जाऊँगा, उसको फॉलो कर लो। आपको जितनी भी फ्री क्लास है उनके लिंक मिलते रहेंगे। जो ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन करो, यूपीएससी गोल में सेलेक्ट करो, यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओ। उसके बाद 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन देखो वैसे तो है 92 का, बट अभी आपको मिलेगा 52,000 में। मेरा कोड अप्लाई करो, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। सुमित 10 आपको की कोर्स कितने मिलेगा? 43,200। सबसे बड़ी बात है आपको मेरा गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। चलिए, ऑन दिस नोट वी एंड द क्लास। ठीक है।